नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। रात के 8 बज रहे हैं और ये वक्त है कसम संविधान की में चुनाव पर चर्चा का। पहले ज्ञानवापी, फिर यूसीसी और अब देश में सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा गर्म है। चर्चा ये कि 2024 चुनाव से पहले क्या वाकई देश में सीए लागू हो जाएगा। चर्चा ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीए पर दिए गए ताजा बयान के बाद लगातार इस पर सियासी दल अलग अलग तरीके से चर्चा कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। अमित शाह ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार सीए लागू करेगी, इसके लिए चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी होगा। उन्होंने कहा कि सीए के लागू होने से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छिनेगी और इस पूरे मुद्दे पर मुस्लिम बिरादरी को गुमराह किया जा रहा है और इसको लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। यानी सीएए की फाइल एक बार फिर से ऊपर आ गई है। इसका साफ मतलब है कि चुनाव से ठीक पहले इसको लेकर फिर शोर और विरोध उठ सकता है, क्योंकि इस कानून में भारत के 3 पड़ोसी देशों के सिर्फ 6 अल्पसंख्यक धर्म के लोग यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग ही भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे में फिर से सवाल खड़ा होगा कि इसमें मुस्लिमों को क्यों छोड़ा जा रहा है और मुस्लिमों पर 2014 वाली लकीर क्यों खींची जा रही है। इन सवालों के साथ वो भय भी उछलकर बाहर आएगा कि सीएए को लेकर देश में मुस्लिमों को परेशान करने की क्या साजिश रची जा रही है। हालांकि इस तरह के सवाल लगातार विपक्षी दल खड़े कर रहे हैं। वो आरोप जिसके बारे में ममता बनर्जी से लेकर लालू प्रसाद यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता आवाज बुलंद करते रहे हैं कि ये सब ध्रुवीकरण और वोट बैंक की साजिश है। सीए के सारे प्लस माइनस के साथ इसके चुनावी एंगल पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इसे लाकर बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने मिशन 400 पार को साधने का हथियार बनाने की कोशिश में है, जिसमें राम मंदिर के साथ साथ ज्ञानवापी, यूसीसी और अब सीए का तड़का लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष का इंडिया गठबंधन इसकी क्या काट निकालेगा। सवाल यह भी है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उनमें कितना दम है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीए का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? क्या यह कानून लागू हो जाएगा? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बात का ऐलान किया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं, दानिश कुरैशी एएमआईएम के नेता हैं, एके वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता हैं, सिकंदर रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हैं और राशिद शरीफ जो कि एसआईएम पीएलबी के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर प्रोफेसर संगीत रागी आपसे ही है, क्या पूरा प्लान है सरकार का? क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए चुनाव से ऐन वक्त पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो कानून है, सीए का कानून है, वो भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और भारत के मुसलमानों से संबंधित भी नहीं है। इसलिए भारत के मुसलमान यदि ये कहते हैं कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला है तो अपने आप में गलत है जी। दूसरी बात, सीए जो कानून है वो जो है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून उनके लिए है जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी देश हैं जहां इस्लामिक रूल मूलतः है, वहाँ से जो गैर इस्लामिक लोग पीड़ित होकर के भाग रहे हैं कन्वर्जन के डर से, हत्या के डर से, बलात्कार के डर से। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या जो है वो कितनी कम रह गई है। आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर 2% के आसपास हिंदू रहे हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून है और उसके अंदर जो है वो गैर मुस्लिमों की क्या स्थिति है, दोयम दर्जे का नहीं, एक जानवर से भी बदतर जिंदगी वहाँ जीने के लिए वो बाध्य हैं। तो ऐसे लोग जो वहाँ से भाग करके और भारत के अंदर शरण लेने जा रहे हैं, उनके लिए ये कानून उन पर लागू होता है। संगीत जस्ट एक अपनी छोटी टिप्पणी कर दूं, लेकिन कोई ये कहे कि पाकिस्तान का व्यक्ति, पाकिस्तान का मुस्लिम भारत आकर के वो डर से यदि आकर के शरण लेता है तो उनको भी ये कानून मना नहीं करता है, लेकिन उनको एक दूसरे तरीके से आना पड़ेगा इसका भारत की नागरिकता लेने के लिए। तो एक बात और जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग मुस्लिम लोग इसकी राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भारत में चाहते हैं कि भारत में बांग्लादेशी पॉकेट बने, पाकिस्तानी पॉकेट बने और उन लोग का पॉकेट बने जिनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन जो है इस्लाम के नाम पर किया, या
तो उन्हीं लोगों के गैर तरीके से गैर लीगल तरीके से आकर के जो बस गए हैं, उनके वोट बैंक पर ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, लेफ्ट के नेता। विवेक जी, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है 2024 से पहले ये लागू हो रहा है, और साफ तौर से ये कानून किसी भी तरह से किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, बल्कि ये तो नागरिकता उन लोगों को देने वाला है जो पड़ोसी देशों में जो अल्पसंख्यक हैं। तो फिर कहां का डर है विपक्ष के मन में? भाई ऐसा है कि वोट ऑफ थैंक्स अगर आज प्राइम मिनिस्टर का सुना हम लोगों ने, तो इट इज वेरी क्लियर, डेवलपमेंट के आधार पे तो आ नहीं सकती है सरकार। 80 करोड़ लोगों को रोटी खिलानी पड़ रही है। कह रहे हो हमारी इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, लेकिन दैट इकोनॉमी इज फॉर द रिच एंड द सुपर रिच। गरीब आदमी को तो रोटी तक के लाले पड़ गए ना, यहाँ नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, तो डेवलपमेंट पे फेल हो गए हो। अब अगर मुद्दा बनाना है इलेक्शन का, तो क्या बनाया जाए? तो इकट्ठे एक ही साथ 22 जनवरी राम मंदिर ला रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी ला रहे हैं, अमित शाह कूद पड़े बोल रहे साहब सीएए लेकर के आएंगे। तो ये सारा कुछ ध्रुवीकरण के लिए है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे थे टाइमिंग की कि 2024 आए और एक एक करके हम एंटी मुस्लिम एक फंडामेंटलिस्ट तरीके की लॉबिंग की शुरुआत करें, वोट पोलराइज हो। विवेक जी, ये कानून कैसे एंटी मुस्लिम है? कहां से आपको एंटी मुस्लिम ये कानून लग रहा है? भाई किसी की नागरिकता तो नहीं ले रहा है ना ये कानून। देखिए, अब इसमें दो पक्ष हैं। नंबर 1, हमारे यहां पे आप चाहते तो आप भारत की नागरिकता कोई पहले भी ले सकता था, 2014 के पहले भी दरवाजे तो खुले थे। तो उसकी क्या प्रक्रिया थी? संगीत रागी मान लीजिए पाकिस्तान में होते और हिंदू होते या मुसलमान, चाहते इंडिया में आना है, एप्लीकेशन फॉर्म देते, इवैल्यूएट होता, अगर लगता सही है तो नागरिकता मिलती, नहीं लगता तो नहीं सही। तो ये तो चल रहा था। लेकिन जबरदस्ती एक कानून को बनाना और उसमें दिखाना कि साहब इसके अंदर बाकी सारे धर्मों को हम जोड़ेंगे, एक मुसलमानों को नहीं जोड़ेंगे। मुसलमानों में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियों को, सुन लीजिए आप पहले, 72 फिरके हैं, अहमदियों को कह दिया साहब ये मुस्लिम है ही नहीं, शिया परसिक्यूट हो रहे हैं। इतने सारों की मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूं जो कि मुस्लिम देश में होने के बावजूद भी फिरका परस्ती, जातिवाद की वजह से देखिए कुछ आंकड़े आपको गौर करने चाहिए। तो क्योंकि अगर पाकिस्तान की आप बात करेंगे, पाकिस्तान में आज की तारीख में मात्र 1.6% के आसपास ही हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, और लगातार हम वीडियो देखते हैं, खबरें सुनते हैं किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, बांग्लादेश में ये जो आंकड़ा है ये लगातार कम होता जा रहा है। पहले 8% के आसपास हुआ करता था, और लेकिन लगातार इसमें गिरावट आ रही है। अफगानिस्तान में तो 0.3% के अंदर मुस्लिम छोड़कर बाकी सभी धर्म के लोग हैं। अगर वहां पर इन धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार उन्हें नागरिकता देना चाहती है, तो आप लोग को तकलीफ क्यों हो रही है? जी, हमें तकलीफ इस बात की है कि आप हिंदू अगर परसिक्यूट हो रहे हैं, समस्या में हैं, आप नागरिकता देने जाते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको सिर्फ हिंदुओं के लिए, सिर्फ बौद्ध के लिए, सिर्फ जैन के लिए, और मुसलमान अगर कोई मुसलमान क्या परेशान हो सकता है? बांग्लादेश में क्या मुसलमान परेशान हो सकता है? आपको मालूम नहीं है सर? क्या मुसलमान परेशान हो सकता है? भाई है तो आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़िए, परेशान है। तो भारत शिया मस्जिदों में बम फटते हैं, अहमदियों को परसिक्यूट किया जाता है। तो अगर वो आना चाहते हैं तो उनको भी फिर अलाउ करो। भारत क्या सराय है क्या? तो मैं वाजपेयी जी से सवाल ले लेता हूं। सराय है भारत क्या? सराय है क्या पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए? बनेगा तो आपको मुसलमानों को भी जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ने की जरूरत है। मुसलमानों के नाम पर एक देश मिल चुका है। बिल्कुल पाकिस्तानी मुसलमानों को इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को इस देश में रहने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन ही इस्लाम के नाम पर किया, पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बना। संगीत रागी जी और विवेक जी, इस कानून से मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं कि किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है। अगर कोई यहां पर भ्रमित करने का प्रयास करे तो वो बिल्कुल गलत बात करेगा। जब आप एनआरसी से इसको कंबाइन करेंगे तो समस्या होगी। जब एनआरसी से आप कंबाइन करेंगे संगीत जी, एक मुसलमान से नहीं, तो क्या आप चाहते हैं कि भारत में लीगल और इलीगल सिटीजन और गैर सिटीजन का रजिस्टर नहीं होना चाहिए? या क्या पाकिस्तानी नागरिकों का ये सराय बन जाए ये देश?
बांग्लादेशी और अफगानिस्तानों का तो ये धर्म सराय के बन आधार जाए पे देश? नहीं होना चाहिए। नहीं, तो फिर क्या ये धर्म के चाहते आधार पे नहीं हैं? होना जिस चाहिए। प्रकार से बाहर से रोहिंग्या आकर के बसाए गए हैं जम्मू में, हैदराबाद में, जयपुर में, पता लगता है कि कोई एजेंसी है जो जानबूझ तरीके से भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए ऐसे तत्वों को बसा रही है। अरे इसमें आपकी सरकार, आप सोचिए ना, जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट पढ़िए ना। आपने बंगाल के अंदर आपके बुद्धदेव भट्टाचार्य ने क्या कहा था कि बांग्लादेशी आकर के इस देश की चलिए राकेश साहब, विवेक जी मैं फिर आपके पास आऊंगा। देखिए एनआरसी अभी कहीं पूरे देश भर में लागू नहीं हो रहा है। विवेक जी, एनआरसी की तो अभी बात भी नहीं आई और आप अभी से एनआरसी को लेकर आ गए हैं। अभी आप सीए की बात कर रहे हैं, चीजों को कॉम्बिनेशन में बात करिए। चलिए मैं राशिद शरीफ जी से सवाल लेता हूं। राशिद शरीफ जी, क्यों आखिर विरोध? सिर्फ विरोध करना है बीजेपी का, प्रधानमंत्री का, अमित शाह का, इसलिए विरोध, या जायज है कोई विरोध? क्योंकि इससे तो किसी की नागरिकता जा भी नहीं रही है। बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब बात करें पार्लियामेंट में 75 साल का गिनाए और राम मंदिर के बारे में, हर चीज के बारे में गिनाए, तो उनको ये भी गिनाना था कि आज है सो मुसलमानों के आज मुसलमानों के हिंदुस्तान में क्या हालत है, कितने मसाजिद तोड़ दिए, कितने तोड़ना है, राशिद साहब कब है सो CAA लाना है, कब UCC लाना है। सुनिए साहब, नहीं राशिद साहब, देखिए आप भटकाइए मत, समय की कमी है। इस वजह से आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताइए, CAA का विरोध क्यों किया जा रहा है? भाई किसकी नागरिकता इससे जा रही है? तो नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता इससे छिन थोड़ी रही है। किसी की अरे सर कौन, अरे क्या यहाँ पे क्या युवा खुश है, क्या नारी खुश है, या किसान खुश है, या राशिद जी देखिए आप भटकाइए मत, आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। सिकंदर रिजवी साहब, राशिद साहब के पास इसका जवाब नहीं है। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं सीए का विरोध क्यों? आप सीधा सा जवाब दीजिए, मैं सिकंदर रिजवी से काउंटर लूंगा। राशिद जी आपके पास जवाब नहीं है, मुझे लग रहा है। सिर्फ विरोध करना है, ये नहीं पता क्यों विरोध करना है। नहीं सर, मैं जवाब दे रहा हूं। आप दे नहीं रहे। जब बांग्लादेश के आ सकते, पाकिस्तान से आ सकते, आप ऐसो अफगानिस्तान से आ सकते, हिंदुस्तान में आ सकते, क्यों नहीं मुसलमान? क्यों सब जब आ सकते तो मुसलमान से ऐसी क्यों नफरत है आपको? अरे मंगाना है तो पूरे देश को 200 कंट्री बिल्कुल पाकिस्तानी मुसलमानों से नफरत होनी चाहिए। सिर्फ 3 कंट्री क्यों? 3 कंट्री क्यों? नफरत 200 कंट्री से मंगाओ, क्योंकि उन्हीं के बाप दादा ने इस देश का विभाजन किया था। कारोबार बिल्कुल हम तो ये पास पूछना चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से कौन सी मैं सिकंदर रिजवी साहब से ले लेता हूं एक जवाब। सिकंदर रिजवी साहब, राशिद शरीफ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा जा रहा है? इस वजह से बोल रहा हूं सर। मैं सिकंदर रिजवी से एक जवाब ले लेता हूं। राशिद जी आपने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब मैं सिकंदर रिजवी से लेता हूं। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सिकंदर जी, राशिद शरीफ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया सीए के कानून से? ये इनको समझाना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि उनको सीए के बारे में पूरी तरह से बात पता ही नहीं है। अगर नागरिकता की बात करते हैं तो अगर आप देखिए 2014 से पहले पाकिस्तान से कोई लड़की शादी करके भी आती थी तो 20-20 साल तक की नागरिकता इन लोगों ने नहीं दी, कांग्रेस के गवर्नमेंट ने। और ये दिन रात दौड़ाया करते थे। दर्जनों में लखनऊ शहर से लेकर के मैं मुरादाबाद की मुस्लिम फैमिली को जानता हूँ जिनकी बीवी को बच्चे हो गए, 32-32 साल के हो गए। मेरे पड़ोस के भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो 32-32 साल की उम्र के उनके बच्चे हो गए, नागरिकता उनको नहीं मिल पाई। अब जाके प्रोसेस दोबारा उन्होंने शुरू किया है, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। ये जिस चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, इनको कहते नहीं एहसास से कमतरी का शिकार है, एहसास से कमतरी के शिकार हैं ये। देखिए मुसलमानों के ऊपर जो ये लग रहा है कि ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है, मुसलमानों से ये किया जा रहा है, ये तो बताइए आप, पाकिस्तान जब बना था उस वक्त तो मुसलमान चला गया था। जो मुसलमान यहाँ रह गया था उसको भी आप डिस्टर्ब करवाते हो, कभी ISI के जरिए डिस्टर्ब कराते हो, कभी किसी के जरिए से डिस्टर्ब कराते हो। अगर एक सरकार चल रही है, जरा देख तो लीजिए मुसलमानों के लिए क्या इनका प्रोग्राम है, इस गवर्नमेंट का क्या लेकर ये आए हैं, इस पर ध्यान इनको नहीं आ रहा। ये पीछे पड़े हुए, कभी UCC के पीछे, कभी CAA के पीछे, इनका बहस का मुद्दा इन्होंने बना रखा है। सच्चाई तो ये है कि एहसास से कमतरी, जरा कंट्री के भी काम आइए ना आप लोग, कुछ कंट्री के फेवर की भी बात करो मुसलमानों। यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, यही सवाल आपसे है कि सीए का कानून किसी भी तरह से किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, यह नागरिकता देने वाला है जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो फिर भारतीय मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है? किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता इस कानून के लागू होने से नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भड़काने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इसका विरोध क्यों किया जा रहा है कानून का?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ विशाल, और फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इस देश के प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो अवाम की पूरी अवाम जो है उसको विश्वास में लेना, जो जमहूरी जिम्मेदारी भी है सरकार की भी और अवाम की भी। अब सवाल ये है कि हमारे देश के क्या तमाम प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गए। अगर बात की जा रही है महिला उत्पीड़न की, कि महिलाओं को उठा के ले जाना या बच्चियों को उठा के ले जाना, तो हमारे यहाँ सरकार के सरकारी आंकड़े पार्लियामेंट में आए 1.3 मिलियन लोग जो बच्चियां जो है, देखिए आप भी सवाल से भटक रहे हैं। दानिश जी, आप भी सवाल से भटक रहे हैं। सवाल से नहीं भटक, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सीएए का विरोध क्यों? सीधा सा सवाल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको सीए को समझने के लिए पहले मुझे एक बात बताइए। मैं बिल्कुल सरल सी भाषा में बताता हूँ कि अगर मेरे घर में खाने को नहीं है और मैं विशाल भाई के परिजन को आमंत्रण पे दे दूं कि आप आ जाइए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। दानिश कुरैशी जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? सुनिए, 80 करोड़ लोग हम राशन के ऊपर जिंदा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है इस समय, और 80 करोड़ लोग राशन पे जिंदा है, सरकारी राशन पे। चलिए, मैं चाहूंगा इसमें मैं बीच में है या नहीं है, नहीं पांडे जी, है या नहीं है? संगीत रागी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन दानिश कुरैशी जी, आप अभी भी सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप ये नहीं बता पा रहे हैं। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे जिंदा है या नहीं है, ये तो बताइए, हाँ या ना तो बताइए। दानिश कुरैशी जी, अगर राशन दिया जा रहा है किसी को, अगर राशन दिया जा रहा है तो उससे क्या तकलीफ हो सकती है आपको? मेरा सवाल आपसे ये है। देश की स्थिति ये है कि आदमी ने आपने आवाम को मोहताज कर रखा है। दानिश कुरैशी जी, देखिए मैं वाजपेयी जी से सवाल लूंगा, लेकिन मैं वाजपेयी जी से सवाल लूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब वाजपेयी जी से लूंगा, लेकिन आप अभी तक मुझे सीए के विरोध का एक कारण नहीं बता पाए। सीए का विरोध का सीधा सरल कारण ये है, नहीं, हमारा सीधे और सीए का विरोध का सीधा और सरल कारण ये है कि देश की जो पहले परिस्थितियां जो है उनका सॉल्यूशन आना चाहिए, उसके बजाय हम जाके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चलिए वाजपेयी साहब जवाब दीजिए। एमआईएम के नेता कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोगों को बुलाया जा रहा है। ये तो इनको जानकारी नहीं है। देखिए, ऐसा हुआ है कि जो एक सेकंड सुनिए। देखिए, ये CAA क्यों लाया जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। रागी साहब ने बिल्कुल सारी चीज़ें सही बताई हैं, उसी में एडिशन हम कर देते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ कौन है वहाँ? माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी हैं। वो 2014 तक जो हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं उनको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। इसको कहाँ से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो कि भारत के मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी? उनसे किसी तरीके का कोई संबंध ही नहीं है। और मुस्लिम पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में नहीं है, प्लीज माइंड इट। प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज का हो रहा है, वहाँ तंग उनको किया जाता है, उत्पीड़न उनका होता है, तो उनको प्रोटेक्शन देने की बात है। आप अपनी कौम को गुमराह करेंगे, उनको डराएंगे और दूसरी तरफ से जवाब नहीं दे पाएंगे तो कौन इसको अप्रिशिएट करेगा, कौन इसको मानेगा? विवेक श्रीवास्तव बैठे, बताइए क्या इसमें गड़बड़ी है, कैसे आप लिंक करोगे? जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर आप विरोध करोगे। खाली विरोध के लिए विरोध अगर करोगे तो जनता उसको अप्रिशिएट नहीं करी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि देश की सभी पॉलिटिकल लीडर्स, मोस्ट ऑफ देम जो मैच्योर लीडर हैं, वो मोदी साहब की तरफ आ रहे हैं। आपने कहा मुफ्त राशन क्यों देते हो? कोरोना में क्या करते हैं? कोरोना में हम राशन नहीं देते उनको। ये एक सब्सिडाइज रेट पे फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना है, उसके तहत दिया जा रहा है। विवेक जी, आपको मालूम है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है। एक सेकेंड, अरे नहीं, दो तरफा नहीं करेंगे हम, एक तरफा करेंगे। आप जवाब दीजिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत ये प्रोविजन है कि हम अपने देश के अगर विवेक जी जवाब दीजिए। वो अलग डिबेट है, इकोनॉमी अलग डिबेट है, प्लीज वो अलग डिबेट है। सारी चीजों को गड्ढा मत करिए, गड्ढा मत करिए। अभी मैं दोनों चीजों पे आऊंगा। नहीं, आपसे सवाल पूछा वाजपेयी साहब ने कि इसका जस्टिफिकेशन बताइए। गुमराह किया जा रहा है सीए के मुद्दे पर। बिल्कुल। देखिए
जी, पहली चीज तो वाजपेयी जी को जन्मदिन की नेशनल टीवी पे बहुत बहुत मुबारकबाद। इनका जन्मदिन है तो मैंने कहा इनको विश हमें करना चाहिए। ये हो गई पहली हमारी बात। तरफ से भी आपको शुभकामनाएं वाजपेयी साहब। आपने हमारी तरफ से भी वाजपेयी धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए विवेक जी, यही हमारे देश का लोकतंत्र है। और अब खैर क्या बात है। आप अपनी बात रखिए जी। नहीं, देखिए मैं इनकी नीतियों से सहमत नहीं हूं, लेकिन वाजपेयी जी पॉलिटिकली हमसे सीनियर हैं तो वो रिस्पेक्ट तो हमेशा रहेगी। अब आप देखिए, मेरा ये कहना है वाजपेयी साहब, देखिए सबसे पहली चीज, दिस लॉ इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल रिलीजन्स इन दिस कंट्री आर इक्वल। आप कह रहे हैं साहब एक पर्टिकुलर लॉ बनाएंगे जो बाकी धर्मों को तो इनकॉर्पोरेट करेगा, एक को छोड़ देगा साइड में। नंबर 2, आपने कहा साहब मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, कुछ उसमें भी माइनॉरिटीज हैं, उसमें भी जातिवाद है। मैं उसमें भी मैंने कहा शिया मस्जिदों पे बम्बार्डमेंट होता है, अहमदिया को नॉन मुस्लिम घोषित कर दिया गया, रोज उनकी बस्तियों में आग लगाई जाती है। प्लीज गो टू द सोशल मीडिया एंड फाइंड आउट। तो अगर उस केस में कुछ लोग आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हम हिंदूज को वेलकम कर रहे हैं, तो सभी कम्युनिटीज का होना चाहिए। तीसरी बात पे अब आप आइए, सीएए को अलोन मत देखिए, सीएए को एनआरसी के साथ कंबाइन करके आप देखिए। हर मुस्लिम बस्ती में जाकर के आप पूछेंगे कब से आए हो, कहां से आए हो, दादा का नाम क्या है, किस साल इमिग्रेट हुए, कागज दिखाओ, कागज नहीं दिखाओ। आसाम में हो चुका है ये चीज और बाद में इसको रोका गया, बाद में इसको स्टॉप किया गया। तो एक ओवरऑल पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी का हैरेसमेंट हो जाएगा जब सीए एनआरसी के साथ कंबाइंड रूप में आएगा। जवाब लेता हूं संगीत रागी जी, वोट की राजनीति जो एनआरसी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, अकेले सीए को नहीं देखना चाहिए। देखिए मैं 3 बातें, पहले तो दानिश कुरैशी जी से बात शुरू करूंगा। दानिश जी ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ कोई अपनी समस्या कोई कम है क्या जो बाहर से लोगों को यहाँ पर आप आयातित कर रहे हैं या उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। यही जब गाजा पट्टी में इजरायल मुसलमानों को ठोंकता है, पीटता है और भारत से लिए कहा जाता है कि आप उनको रसद पहुँचाइए, आप उनको दवा पहुँचाइए, आप उनको ह्यूमैनिटेरियन आधार पर सारी सुविधाएं दीजिए। मज़ेदार बात है भाई, टर्की में कुछ होता है तो वहां के टर्की के मुसलमानों का जो मुद्दा है वो भारत के मुसलमानों का मुद्दा बन जाता है, तब वो जाकर के ह्यूमैनिटेरियन नहीं होता है। अरे भैया वही ह्यूमैनिटेरियन आर्गुमेंट यहाँ के मुसलमानों के लिए लगा दो। जब रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर आकर के रहते हैं तब कहते हैं कि नहीं आप उनको बसने दीजिए। उन रोहिंग्याओं के लिए जो वर्मा के अंदर जो है वहां बौद्धों को मार करके और हत्या और पूरे के गांव जला देते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। अरे भाई मुझे बोल तो लेने दीजिए, मैंने तो आपको बोलने दिया। संगीत जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दानिश कुरैशी जी के पास। मैंने कहा कि देखिए इस्लाम के नाम पर इनके कान खड़े हो जाते हैं। यदि टर्की के मामला हो तो वहां पर भी कान खड़े हो जाते हैं, जिद्दा में हो तब भी इनके कान खड़े हो जाते हैं, गाजा पट्टी में हो तब भी इनके कान खड़े, तब भारत से उम्मीद की जाती है कि वहां पर जाकर के सहायता करें। और हिंदू यदि कहीं से प्रताड़ित होकर के भारत में आए तो उनके कहते हैं अरे उनको बुलाने की आवश्यकता क्या है, आपको सिटीजनशिप देने की आवश्यकता क्या है। रोहिंग्या के लिए इनके कलेजे में कलेजा फटता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू यदि यहाँ आ जाए तो उनके लिए लगता है बड़ी भारी। जवाब ले लेते दानिश कुरैशी जी जवाब। देखिए संगीत रागी साहब जो कह रहे हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान सिर्फ वहां तक की बात नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में मदद करने की जो बात है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मदद करने की बात है तो आप पाकिस्तान में भी पहुंचाइए, मदद के लिए कोई नहीं करा। हम जो किसी को बाहर से बुलाने की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए इस देश के अंदर में किसने कहा कि पैलेस्टाइन के लोगों को यहाँ बुला लीजिए? किसने कहा कि भाई इराक में जो पीड़ित है उनको बुला लीजिए? किसने कहा कि अफगानिस्तान में जुल्म हो रहा है? आप तो रिसोर्सेज पर बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ समस्याओं की कमी है क्या, हमारे यहाँ मेडिसिन की कोई कमी है क्या, हमारे यहाँ मेडिसिन पहुंचाने के लिए इतना स्टॉक है क्या, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों की सहायता करते हैं। दिक्कत यह है आप सुन नहीं पा रहे। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि मदद के लिए सारी दुनिया में हमने मदद पहुंचाई है और मोदी जी पहली बार नहीं है, ये देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है, अब से तमाम जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं अपने तरीके से सारी दुनिया में हमने मदद। भारत की विदेश नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम, भारत का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र रहा है। लेकिन आप अगर आप डिबेट के मुद्दे पर रहेंगे दानिश जी, अगर आप डिबेट के मुद्दे पर रहेंगे, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि सीए के कानून से कहां पर मुसलमानों को परेशानी हो जाएगी, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार राशिद शरीफ जी से मैं यही सवाल लेकर फिर से आता हूं। राशिद शरीफ साहब, मैं दूसरी बार आपके पास आ रहा हूं और इस बार उम्मीद है कि शायद आप अगर विरोध कर रहे हैं तो विरोध का कारण भी जरूर बताएंगे।
बिल्कुल बता रहा हूँ सर, हमारे पास तो जवाब ही नहीं है कानून मैं का। आपके एक पॉइंट को लिखूंगा, आप यूसीसी का नहीं, यूसीसी का है ना, नहीं सर नहीं बताइए ना, यूसीसी का है हमारे पास जवाब, ना CAA का है ना NRC का है, बस एक नहीं बराबर देंगे ना सर, क्यों नहीं देंगे भाई, का विरोध का कारण पूछ रहा हूं और मैं आपके एक एक पॉइंट को लिखूंगा। संगीत रागी और वाजपेयी से मैं सवाल पूछूंगा। मैं रागी जी से पूछ जी, रागी जी से पूछ रहा हूँ कि मुसलमान इस पे ये CAA पे क्यों नाराज हो? संगीत राजी जी ये बताइए, मुसलमान क्यों आवाज उठा रहा, दूसरा क्यों नहीं आवाज उठा रहा? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्यों मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, इस वजह से उठा रहा है। किस वजह से? अरे यार, आप सबको बुलाएंगे, सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी आपकी, सबको बुलाएंगे, वेलकम करेंगे। जी, आप देखिए, मैं आपको मैं एक सेकंड संगीत साहब, नहीं बस 10 सेकंड में देखिए, मुझे उन मुसलमानों से वाकई दुश्मनी है और उसके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया था और वह भी इस्लाम के नाम पर। ऐसे जहर के और इनके औलादों को इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये इस्लामिक कट्टरपंथ है और भारत के अंदर उसी कट्टरपंथ को फिर देश में 20 बीजारोपण करेंगे, इसलिए उनके कोई वेलकम की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, राशिद शरीफ साहब, आपने अगर CAA का कानून ना पढ़ा हो तो मैं एक लाइन में आपको कानून बता देता हूं, शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इन 3 देशों में, उनके लिए कानून। आप मुझे ये बताइए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं? राशिद जी, बिल्कुल नहीं है सर, कौन बोला आपको? तो फिर बिल्कुल नहीं है, आपको कौन बोला है कि है बोल के? मगर ये कानून नहीं राशिद जी, CAA कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता कहां जा रही है? यूसीसी ये सिर्फ नहीं है सर, सिर्फ ये CAA का मसला नहीं है, ये यूसीसी का मसला है, NRC का मसला है। लाइन से काम है, ये लाइन से टारगेट बनाया है सिर्फ इलेक्शन की वजह से। अभी तक क्या कर रहे थे ये लोग? अभी तक क्या कर रहे थे लोग? मेरा सवाल ये है, विरोध का एक कारण नहीं बता बताइए आप। नहीं, आप विरोध का एक कारण नहीं बता रहे, पूरा देश देख रहा है। आप एक कारण नहीं बता पाए। कैप्टन सिकंदर रिजवी बता रहे सर, 80 करोड़ मुसलमानों को राशन दे रहे हैं आप, 80 करोड़ मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को सबको राशन दे रहे हैं। वो कम करो, पहले 60 करो, 40 करो, 20 करो, 10 करो, 1 करो, राशिद जी, उसके बाद हम खुद यहाँ पे खाने राशिद जी, शाहीन बाग पर लगातार आंदोलन चला, शाहीन बाग पर लगातार आंदोलन चला, लेकिन आप अभी भी इसका विरोध का एक सही कारण नहीं बता पा रहे हैं। आपको ऐसा दिख रहा है विशाल जी? आप बता ही नहीं पा रहे, मुझे क्या दिख रहा है? चलिए सिकंदर रिजवी साहब, आपने कोई सही कारण सुना? मैं चलिए, हो सकता है मेरी गलती हो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। सिकंदर रिजवी साहब आप बता दीजिए क्यों हो रहा है। सिकंदर रिजवी साहब आप बताइए, क्या कोई एक कारण राशिद शरीफ साहब गिना पाए? रजवी साहब भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब के बिल्कुल चहीते हैं। रजवी साहब, उनको पूरे काम अच्छे दिख रहे, मसाजिद शहीद हो जाओ अच्छे दिख रहे, मदरसे शहीद हो जाओ अच्छे दिख रहे, सब एक के बाद एक मुसलमानों के खिलाफ। बहुत अच्छा बोल लेते हैं, एक तो आप बहुत अच्छा कारण नहीं बता पा रहे हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। सिकंदर रिजवी साहब, आपको विरोध का कोई कारण दिखा राशिद शरीफ साहब की बातों में? राशिद जी लगता है कि बाहर के पैसे पर हैं, बाहर के पैसे के पेरोल पर हैं, ऐसा कोई कहे क्या? आपकी निजी राय हो सकती है संगीत रागी साहब। नहीं, जैसे रिजवी जी पर वो आरोप लगा रहे हैं, तो इन पर भी तो आरोप लगा सकता है कोई कि इनके बाहरी तत्व हैं जिनके साथ इनके संपर्क है। पाकिस्तान में होंगे। आप सभी की निजी राय हो सकती है, नहीं करता है, टीवी पे बैठ के तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं साहब। एक सेकंड, कानून की तारीफ कर रहे हैं राशिद जी, सिकंदर रिजवी साहब से मेरा सवाल है, राशिद शरीफ को आपने सुना, आप क्या वो मुझे मौका देने दीजिए ना, आप थोड़ा सा जी। नहीं, रजवी जी को मौका दीजिए, मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या मौका दीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए, अगर ये कानून के तहत मुसलमानों को भी इजाजत दे दी जाती तो सारे खुश हो रहे होते बैठे हुए। जब मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना दिया गया,
लड़ भिड़ करके आप चले गए हो, देश का विभाजन कर दिया है और वहां भी जुल्म ज्यादती करते हो जाके जो माइनॉरिटीज है, वहां के हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो। क्रिश्चियंस का तो बहुत ही बुरा हाल आपने कर रखा वहां पे पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह शियों का बुरा हाल कर रखा, अहमदियों का किया होगा। लेकिन शियों के साथ अभी क्या किया, सिपाही सवार ने जुलूस निकाला था कराची से 10 लाख और ओवररन करते चले गए शियों की बस्ती के ऊपर। लेकिन अब आप देखिए, ये मुसलमान भी यही चाहता है कि हमको भी बुलाने आने की इजाजत दो। यानी अगर इनको कहा जाए मुसलमान भी शामिल है तो ये बहस ना कर रहे होते हैं इसमें बैठ करके। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि इनको रोका जा रहा है। मुसलमानों की जरूरत क्या है? और रही बात मुसलमानों को 80 करोड़ को खाना खिलाया जा रहा है, क्या खाना कम हो जाएगा? बात हो रही है माइनॉरिटीज की। अगर वो माइनॉरिटी वहां से आ रही निकल कर उनके साथ जुल्म जातियां हो रही हैं, भारत उसका वेलकम करता है तो बिल्कुल ठीक करता है। उसमें मुसलमानों को परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप मुसलमान काफी भरे हो, 18.5 करोड़ हो मुसलमान, बताते हो 25 नहीं हो, ऑफिशियली 18.5 मुश्किल से हो। यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों ने काफी भर रखा कंट्री को। और रही बात है 80 करोड़ को खाना खिलाया जा रहा है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एक प्रधानमंत्री कम से कम भूखों को रोटी तो पहुंचा रहा है। आपको बिल्कुल हमको तकलीफ आपकी बातों से हो रही है, क्योंकि आपको परेशानी है कि साहब मुसलमानों को ये हो रहा, मुसलमानों को हो रहा है। अरे मुसलमान हिंदुस्तान में जितना सुकून से मुसलमान है दुनिया में कहीं नहीं है। ये एनआरसी यूसीसी चलता रहेगा, लेकिन मुसलमान फिर भी खुश है भारत के अंदर। आप देख लीजिए क्या हो रहा है तुम्हारा गाजा पट्टी में, देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, देख लीजिए सीरिया इराक में मुसलमानों का हाल क्या हो रहा है। आप देख तो लीजिए, आप जितने आराम से बिजनेस कर रहे हैं, रह रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किस मुल्क में आप रह पाते हो भाई? आप सांस नहीं ले सकते हो अरब के अंदर, सांस नहीं ले सकते हो, जोर से नहीं बोल सकते हो। वहां पे अलहुनूद कहलाते हो, या अल्लाह बर्रा अल्लाह बल्ला, आपको बर्रा करके भगाते हैं, वहां से निकाल देते हैं। कहीं खड़े पता चलता है आपके कि हिंदुस्तानी मुसलमान हो, वहां आपको कोई वेलकम नहीं करता है। अरे मेरे देश की बात कर भाई, यहाँ पे बोलने तक जोर से, इसलिए ये जमहूरियत है, जमहूरियत है बोल रहे, वरना आप बोल नहीं सकते थे, मुस्लिम मुल्क के अंदर इस तरह आप यहाँ बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको मेरी बात सीधी कट टू कट ये है कि आपको परेशानी इसलिए कि आप उसमें ऐड नहीं किए, जरूरत ही नहीं ऐड करने की भाई। आपकी आबादी यहाँ बहुत है, आपकी आबादी यहाँ बहुत है, ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। राशिद जी, ये सबका देश है, यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है और पारसी भी है। लेकिन राशिद जी, बर्रा क्या बर्रा है ये? राशिद जी, आप अभी भी एक कारण नहीं गिना पाए। डिबेट शुरू हुए लगभग आधे घंटे से ज्यादा बीत गया, लेकिन आपको राशिद जी, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, अना आरफ अरबी क्वाइस, अना तकल्लम क्वाइस 100%, फहमत वल्ला। सिकंदर साहब, हम इस चीज को समझ नहीं पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने, खिलाने वाला हमारे को अल्लाह है। मैं इनसे कह रहा हूं कि अरबी इनको नहीं आती, मुझे आती है। वहां कैसे हिंदुस्तानियों को बाहर निकाला जाता था, या अल्लाह बर्रा अंता हुनूद, या अल्लाह बर्रा बाहर भगाते थे। आज की डेट में इज्जत मिल रही है, और इज्जत दिलाने वाले ये मोदी साहब हैं, जो अरबों में आपकी इज्जत हो रही। पूछता कौन था? वहां पाकिस्तानियों की चलती थी, आपकी नहीं चलती थी। मैंने 16 साल देखा दिल्ली अच्छे से, किस तरह से बुरा हाल कर रखा था हिंदुस्तानियों का, था मुसलमानों का खासकर बुरा हाल था। आप तो जाके आपको इज्जत आपको मिल रही है। क्या लाहौल मिला करो, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, अस्तगफिरुल्लाह। आप ऐसी बातें नहीं करना चाहिए आपको, आप तो मुसलमान हो। अरे आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मुसलमान महफूज है यहाँ पर। रजवी क्या करते हैं? रिजवी जी बोले, क्या करते हैं? बोल रहे हैं मुसलमानों को क्या करते हैं यहाँ पे? अरे रजवी जी बताइए ना, आप यहाँ पे है सो, यहाँ पे है सो, आप बर्रा बोल रहे क्या करते हैं? राशिद क्या करते हैं? चाह रहे हैं मुसलमान? क्या बोल रहे? आपको अरबी नहीं आती है, आप मैं जानता हूँ, मैं अरबी बोल लेता हूँ, मुझे मालूम है कैसे गाली मिलती थी वहां पर। आपको नहीं आती है, इसलिए आपका समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा पढ़ लीजिए आप नहीं आप समझ पाएंगे। मैंने वहां देखा, मैं 16 साल देख रहा हूँ मुस्लिम अरबों के बीच में। रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं आप, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप जो लड़ाई लड़ते हैं, आपस में भी लड़ाई लड़ते हैं, भूल गए। इसी शहर के अंदर बता रहा हूं, लखनऊ चाहे दिल्ली के अंदर, अरे मुसलमानों तो आपस में लड़ते थे, शिया सुन्नी। किस मुश्किल से आपकी लड़ाइयां बंद हुई? आप तो जहां जाते हो झगड़ा करते हो यार। दानिश कुरैशी साहब, आप जिस मुल्क में जाते हैं आप झगड़ा करवाते हैं, आपने बेइज्जती करा रखी है, मुसलमानों की बेइज्जती आपने करा रखी पूरी दुनिया के अंदर, कहीं नहीं जा सकते। आप बातें कर रहे हैं आप लोग, जाइए फौज में भर्ती कराइए मुसलमानों को, देश की रक्षा बनाइए, नेवी में उनको काम करवाइए। आप लोग बस अरब भेज दो, पढ़ाओ लिखाओ, हिफाजत करिए। बताइए नाम कितने मुसलमान मिलिट्री के अंदर हैं? दानिश कुरैशी जी जवाब देना चाहेंगे हमारे सिवा? दानिश कुरैशी जी आप जवाब देना चाहेंगे? सुनिए, बिल्कुल जवाब देंगे, सुनिए मेरी बात। सिकंदर रिजवी साहब, देखिए सबसे पहली तो बात मैं आपको ये बताऊं कि सिकंदर साहब को रशीद साहब ने कुछ कहा। अब जवाब तो ये होना चाहिए थे, क्या था कि शरीफ साहब ने उन्हें कुछ कहा, लेकिन जवाब जो मिला
वो संगीत रागी जी से मिला, तो वो चीजें तो बिल्कुल आपके सामने आ गई कि कौन कहाँ खड़ा है। रह गई बात दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बिल्कुल खड़े हैं, कौन सा छुपा हुआ भाई, मैं खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं, देश की सरकार जो अच्छी चले उसके साथ खड़ा हूंगा। आप लोग लड़िए, अब आप सुनिए, मैं खड़ा हूं सरकार के साथ, क्यों नहीं खड़ा हूंगा भाई? जहालत आप मत करिए, अरबों वाली जहालत आप मत करिए। कुछ नहीं आपके पास, रहने दीजिए, कुछ नहीं है। अरे मैं जवाब आप मुसलमानों को गुमराह करते हो, कुछ नहीं करते हो, मुसलमानों को गुमराह करते हो। देखो 70% मुसलमान जाहिल है। देखिए एक एक करके और भाषा की मर्यादा बदनाम करने के लिए बैठे आप टीवी पे। राशिद जी आप विरोध का एक कारण अब तक ढूंढ ऐसे पाए? लोग हैं जो बदनाम करते सो है। राशिद जी आप विरोध का एक कारण अब तक ढूंढ पाए? क्यों सच बताते हैं, बिल्कुल सच यही है। विवेक श्रीवास्तव जी यही सवाल आपसे है, बिना तथ्यों के सीए का विरोध क्यों और इस तरह से भड़काने का प्रयास क्यों? नहीं, मैंने कह तो दिया आपको, 3 कारण मैंने दे दिए पहले भी। नंबर 1, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से हर बिल के अंदर आप रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप ये बिल कहां से लेकर के आ गए उठा करके? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, एक धर्म विशेष को साइड ही कर दिया आपने, ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नहीं, विवेक श्रीवास्तव भारत के नागरिकों के, जरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, ये भारत के मैं नागरिकों वाजपेयी के जी से लिए जवाब लेता हूं, जल्दी से वाजपेयी जी जवाब दीजिए, क्या ये संविधान के खिलाफ है? विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल उसकी स्पिरिट के खिलाफ नहीं स्पिरिट के खिलाफ है। विवेक जी जो बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, बिल्कुल नहीं। देखिए संविधान किस पे लागू होता है? संविधान नागरिकों पे लागू होता है। जब वो नागरिक ही नहीं है तो उन पे संविधान कैसे लागू होगा? सो सिंपल। नहीं, बट आप एक बिल, जब नागरिकता मिल जाएगी जिसमें आपने धर्म विशेष को साइडलाइन किया है, ये कौन डिसाइड करेगा कि मुसलमानों का कौन सा तबका यहाँ की नागरिक थोड़ी है। नहीं, कौन निर्णय लेगा और किसने ले लिया? अरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड, हो ही नहीं रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। विवेक जी सुनो, विवेक जी सुनोगे तो समझ आएगी ना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन नागरिकों पे लागू है, जो नागरिक नहीं है उन पे लागू नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो माइनॉरिटीज वहां दूसरे कंट्रीज में है, उनकी बात हो रही है। बिल के क्राइटेरिया पे ये लागू है, समझ रहे हैं आप सभी हमारे साथ जुड़े, लेकिन नहीं कैसे साफ है, अरे बताइए ना कैसे? किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हैं, उनको नागरिकता देने वाला कानून है। इसलिए इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म और समुदाय को गुमराह नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस डिबेट में वक्त इतना ही।